विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ठीक ठाक हैं और पढ़ाई का मज़ा ले रहे हैं। ठीक, आज आइए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण में, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, आपको मालूम है कि विसर्ग का चिन्ह यह है, किसी अक्षर के आगे जैसे क लगा दें, क है, क के आगे अगर यह दो बिंदु दे दिए तो यह विसर्ग का कार्य करेगा और इसका उच्चारण किया जाता है कह, ह की तरह। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, कह। जब ये विसर्ग हो तब संधि किस प्रकार होती है आज सीखेंगे हम लोग। बहुत सरल है, धैर्य रखिए आप लोग और सीखते चले जाइए। सब व्यवहारिक जीवन में आप के उपयोग की चीज़ें हैं, आप उपयोग करते भी हैं। बहुत ज़्यादा आपको तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है। विसर्ग संधि, इसमें होता क्या है कि पहले शब्द के अंत में विसर्ग होगा और दूसरे शब्द के जो सामने आएगा उसके पहले चाहे पहला वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन, पहले शब्द के अंत में विसर्ग आएगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन। क्योंकि पहले शब्द का पहला वर्ण कभी विसर्ग तो हो नहीं सकता, विसर्ग से शुरू हो नहीं सकता, इसलिए विसर्ग की कोई बात ही नहीं है, या तो स्वर आएगा या व्यंजन। ठीक, अब हम चलते हैं नियम को लेकर के। हम नियम पढ़ें कि इसके पहले एक बात फिर समझ लें जो पिछले वीडियो में भी समझाया था कि भाषा पहले बोली जाती है, इसके बाद नियम बनाए जाते हैं। ये ज़बरदस्ती नहीं लादा गया है कि मैं ऐसा कर दूं तो आप भी ऐसा कहिए, किसी ने लादा नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि सब लोग एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते बोलते समय, इसलिए व्याकरण बना दिया जाता है ताकि भाषा की मानकता, उसका जो मानक रूप है वह बना रहे। ठीक, अब देखिए हम शुरू करते हैं और पहला नियम है, विसर्ग के बाद अगर च या छ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। ध्यान देना, अगर विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग का तालव्य स हो जाता है, और यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो मूर्धन्य स हो जाता है, और अगर त या थ आए तो स हो जाता है। अब आप कहेंगे अरे बाप रे बाप, इतनी चीज़ें बता दिए तो बहुत कठिन लग गया। नहीं, बहुत सरल है, आइए समझते हैं। पहले तो एक बात आप याद रखिए, जो मैं बार बार समझा रहा हूँ कि संधि में या कोई व्याकरण का कोई भी टॉपिक हो, आप उदाहरण से नियम पर जाएं तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एक नियम पढ़ें, उदाहरण पढ़ें, उदाहरण आपके व्यवहारिक जीवन की चीज़ है, उसको दिमाग में लिए रहें। फिर वो जो उदाहरण जिस नियम को फॉलो कर रहा है उससे संबंधित चीज़ों में वही नियम आप समझ लीजिए। जैसे आज समझिए, इसको बताते हैं। जैसे निधन छल, निश्चल, अगर आप निश्चल शब्द रटे हैं कि निश्चल ऐसे होता है तो आपको पता है कि छ के पहले स होता है। अब फिर जब आप इतना जानेंगे तो यह भी जानेंगे कि च भी हो तब भी स हो जाएगा, तो नियम अपने आप समझ गए। फिर अगर ये तो च वाला बता दिया, अभी इस पर हम फिर से बात करेंगे। अब ट हो, अगर धनुष टंकार आपने रटा है तो ट के पहले स हो जाता है, तो ठ के पहले भी स हो जाएगा। अब इस तरह से आप रटेंगे तो आपको नियम बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब नियम कायदे से बात करते हैं। निधन छल, अब विसर्ग के बाद क्या आया है? छ आया है। दरअसल होता क्या है, नियम यह है संस्कृत का एक कि विसर्जनीय से सह, माने विसर्ग का स हो जाता है और इसके बाद अन्य रूपों में उसका परिवर्तन होता है। इस स का तालव्य स कब हो जाएगा? इस स का विसर्ग का तो स बना, फिर स का तालव्य स कब हो जाएगा, कब मूर्धन्य स हो जाएगा, कब यही रहेगा, और कब यह फिर विसर्ग में वापस चला जाएगा, यानी विसर्ग का
विसर्ग ही रहेगा। यही सब इस नियम में है, कभी र बन जाएगा। ठीक। अब ने धन छल, दरअसल यह शुरू में निस बनता है, से आप किताबों में पढ़ेंगे तो सीधे यही दे देंगे, लेकिन हमने इसको तोड़ करके समझाने की कोशिश की है। तो पहले तो यही रूप लेता है, यह निस धन छल का, यानी विसर्ग का स हो जाता है, विसर्जनीय से स से। लेकिन पिछले वीडियो में भी जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, कभी इस छ का उच्चारण होता कहाँ से है? तालु से। ई च वर्ग और क्या कहते हैं जो तालव्य स होता है, यह सब कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से। तो चूंकि यह छ तालु से बोला जाएगा और यह स कहाँ से बोला जाएगा? दांत से, दंत स है। लेकिन जब इसके साथ आप मिलाएंगे तो जिह्वा दांत तक नहीं जाती है, वह स को बोलने के लिए छ के साथ मिल जाती है, और छ के साथ मिलेगी तो ताल से बोल दिया जाएगा, इसलिए इस स का यह स हो जाएगा और निश्चल। यानी आपको नियम में बताया जाएगा कि विसर्ग के बाद छ हो या च हो तो स हो जाता है, इसी तरह स हो जाता है। आशा है आप समझ रहे हैं इस बात को। फिर वही चीज़ ने धन चल, अब ने का निस हुआ, आगे चल हुआ। अब फिर इस स को च के साथ अगर बोलेंगे, च का उच्चारण ताल से होता है, अपने आप वह तालव्य स बन जाएगा, निश्चल। धनो धन टंकार, अब विसर्ग का स हुआ, दंत स, लेकिन ट कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से। और जब एक साथ स और ट बोलेंगे तो स के उच्चारण के लिए हम मूर्धा पर ही चले जाते हैं, तो मूर्धन्य स का उच्चारण हो जाता है। यानी विसर्ग के बाद ट आया तो मूर्धन्य स में बदल गया। धनुष टंकार, दो धन ट, वही चीज़ है कि विसर्ग के बाद ट आया है, ट मूर्धा से बोला जाता है, और इस विसर्ग का जो दंत स बनेगा ट के साथ बोलने पर मूर्धन्य स बन जाएगा, दुष्ट। अब यही चीज़ें आप हर जगह समझिए, बार बार नहीं बताएंगे। ठीक। अब जैसे निधन ताप, निस्ताप, ता को कहाँ से बोला जाता है? दांत से। तो वह सा भी दांत से बोला जाता है, इसलिए दोनों दांत से बोल दिए जाएंगे तो वही सा बना रहेगा, निस्तारण। नमस्ते, नमस्ते, दुह थकार, तो यह भी दांत से बोला जाता है, थ त थ, तो दुस्तकार, दुस्तकार, इस तरह बना रहेगा। आशा है अब बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे इसको। चलते हैं नियम नंबर 2 पर। ठीक। यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, देखिए ये चीज़ें जब आप कई नियम पढ़ते हैं तो इतनी खिचड़ी पकने लगती है कि आप कंफ्यूज होने लगते हैं। ई या ऊ आई, अब क्या बता दिए हैं सब ये, और आपको वो चीज़ बोझिल बना, आपके मस्तिष्क को बोझिल बना देती है, और आप समझते हैं कि बहुत कठिन चीज़ है। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उदाहरण 1-2 समझे रहिए उसी उदाहरण पर, और जिसमें वो लागू नहीं होता उसका भी उदाहरण समझे रहिए, नियम अपने आप तैयार आपका। ऐसे यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ की मात्रा हो और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। यानी बाद में क ख प फ आए और विसर्ग से पहले ई या ऊ की मात्रा हो। अब जैसे देखिए निधन कपट, तो विसर्ग का क्या हो गया? निष्कपट। ठीक। अब देखिए आप कहेंगे अगर इस नियम के बारे में अगर आपने व्यंजन संधि कायदे से पढ़ लिया है तो अब देखिए बता रहा हूं, इस विसर्ग का क्या बनेगा? स। इस विसर्ग का क्या बनेगा? स। और एक नियम आपने पढ़ा कि अगर उसके पहले ई या ऊ हो तो स का मूर्धन्य स हो जाता है, वही नियम यहाँ लग गया तो हो गया निष्कपट, जिसको नियम में बता दिया गया आपको कि अगर क ख प फ आए। ठीक है। तो निधन फल, लेकिन यह क ख प फ के ही साथ लागू होता है, सबके साथ नहीं। अब निधन फल, निष्फल, दुधन कर, दुष्कर, निधन पाप, निष्पाप, इस तरह से। ठीक। आशा है इसको आप समझ गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 3, यदि विसर्ग के पहले अ की मात्रा हो और बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है। अभी आपने देखा बेटा पहले, इसके पहले नियम
कि यहाँ अगर ई ऊ हो तब बाद में क ख प फ हो, यानी विसर्ग के पहले ई ऊ की मात्रा हो और बाद में क ख प फ हो तो मूर्धन्य स हो जाता है। लेकिन यहाँ अ की मात्रा यदि हो और उसके बाद क ख प फ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, माने विसर्ग बना रहेगा। तो जैसे रजह धन कण बराबर रजह कण, देखिए विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि विसर्ग के पहले ज में अ की मात्रा है, ठीक, इसलिए विसर्ग ही बना रहेगा। तो हो गया रजह कण। ऐसे अंतःकरण, विसर्ग के पहले त में अ की मात्रा है, अंतःकरण। प्रातःकाल, तो अब क्या हो गया, इसमें भी वही चीज़ है, त में अ की मात्रा है तो विसर्ग बना रहेगा, प्रातःकाल। इसी तरह से अधःपतन, अधःफलित, अधःफलित, अधःधन फलित, अधःफलित, ठीक। ई ऊ की मात्रा के बाद अगर विसर्ग के पहले ई ऊ की मात्रा हो बाद में क ख प फ तब विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है बेटा। लेकिन अ हो अगर विसर्ग से पहले और बाद में क ख प फ आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। लेकिन आइए कुछ इसके अपवाद देखते हैं। पुरःधनकार, अब आप देखिए विसर्ग के पहले र की मात्रा है अ की, लेकिन यहाँ स बन गया पुरस्कार। नमः धनकार, नमस्कार। मनः धन कामना, यहाँ न स बना न विसर्ग है, यहाँ बन गया मनोकामना। तिरः धनकार, तिरस्कार, इस तरह से, ठीक। तो इन सबको आपको ऐसे ही जान लेना है, जैसा कि हमने समझाया आपको कि व्यवहारिक चीज़ें आपको ज़्यादा समझनी है, व्यवहारिकता में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और अब जैसे यह देखिए पूरे नियम इस पर लागू नहीं होते हैं तो इनको भी आपको जानना है, ठीक। इसलिए कहते हैं पहले उदाहरण जान लीजिए फिर नियम के बारे में बात करिए। कोई अपवाद है उस नियम को फॉलो नहीं करता तो उसको भी आप दिमाग में ले लीजिए। अब नियम नंबर 4 पे चलते हैं। अगर विसर्ग के बाद स आए, माने तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, अगर ये विसर्ग के बाद आते हैं तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा, या आप विसर्ग का क्रमशः जो वर्ण आगे आएगा, मतलब जो वर्ण आगे आएगा स का, उसमें आप बदल सकते हैं, मतलब वही वर्ण रख सकते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि या तो विसर्ग ही रहने दीजिए या विसर्ग के बाद अगर स आता है तो स बना लीजिए, मूर्धन्य स आता है तो मूर्धन्य स कर लीजिए और स आता है तो दंत स कर लीजिए। यानी ये वैकल्पिक है, आप चाहे विसर्ग रखे रहें या उसे क्रमशः जो भी आए उसी समय बदल दीजिए। जैसे आप उदाहरण से देखिए, निधन शंख। अब यहाँ निधन शंख चाहे आप ऐसे लिख लीजिए या निशंक, यानी यस है ना सामने तो इस विसर्ग का यस तालव्य स बन गया। निधन सार, अब विसर्ग है, अब चाहे विसर्ग के रूप में ही आप लिखे रहिए चूंकि आगे स आ रहा है, या इसको आप चाहे तो दंत स में बदल सकते हैं, निस्सार। चतुर्धन षष्ठी, चाहे आप इसको विसर्ग को स, यहाँ मूर्धन्य स है तो मूर्धन्य स में बदल सकते हैं, या आप चाहे तो विसर्ग ही लिखे रहें। दुर्धन शासन, आप चाहे तो विसर्ग को ज्यों का त्यों रखिए दुशासन, या तालव्य स है तो उसके पहले आप विसर्ग का तालव्य स बना लीजिए दुशासन, ठीक। आशा है आप समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं। नियम नंबर 5, यदि विसर्ग के पहले अ की मात्रा हो और बाद में वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या य र ल व हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, विसर्ग के पहले अ की मात्रा होनी चाहिए और बाद में वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या य र ल व हो तो विसर्ग का उ हो जाता है, ठीक। यानी बाद में अगर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण आए या य र ल व ह
तो विसर्ग जो होगा वह उ हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए बेटा थोड़ा सा, अगर विसर्ग का उ बनेगा तो विसर्ग का बनेगा, और विसर्ग के पहले वर्ण में अ की मात्रा है, यहाँ देखिए विसर्ग के पहले अ की मात्रा हो तो वह अ और यह उ मिल करके गुण संधि से ओ हो जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं, जैसे मनः धन ज। अब इसको मैं बाकायदा एक बार विस्तृत रूप से लिख दिया हूँ, फिर आगे वैसे ही उदाहरण चलेगा, आप उसी आधार पर समझेंगे। मनः धन ज। अब यहाँ देखिए हमने न को में से न को अलग करके हलंत देकर अ को अलग कर लिया है, यानी विसर्ग से पहले अ की मात्रा है, आगे ज है। अब नियम कहता है कि विसर्ग का उ हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अ की जगह अ धन उ कर दिया हमने, यानी विसर्ग को उ में बदल दिया। तो मन धन अ धन उ धन ज। अब गुण संधि से अ और उ का हो गया ओ, तो हो गया मन धन ओ धन ज। अब यह ओ न पर लग जाएगा तो पूरा बना लेगा उसे, तो मनोज। ठीक, अब इसी आधार पर यह सब बनेंगे, उसको मैं विस्तृत रूप से बताया इसलिए कि आप समझ सकें। ठीक, अब जैसे अध धन गति तो हो गया अधोगति, माने फाइनली ओ बनेगा तो अधोगति। तपः धन बल तपोबल, तेजः धनमय तेजोमय, मनः धन योग मनोयोग, मनः धन वेग मनोवेग। खिचड़ी पक रही है ना, खिचड़ी पक रही है ना। इतने में तो हालत ख़राब कि अरे उधर क्या के बाद आए, के बाद छोड़ कर आ को छोड़ करके आए, कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा होता है बेटा, अब पहली बार आप पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा परेशानी होती है। फिर बता दे रहा हूँ आपको करना क्या है। हर टाइप के शब्द तो आप हमेशा प्रयोग में लाते हैं, हर टाइप के उदाहरण पर आप ध्यान दे दीजिए, और वही उदाहरण आपको नियम बता देंगे कि विसर्ग के पहले क्या आए बाद में क्या आए। उससे संबंधित उदाहरण मालूम है तो अगर कोई चीज़ पूछता है जिस उदाहरण पर लागू हो रहा है उसी नियम में आप अपना काम कर लीजिए। ठीक, और नहीं तो इस तरह से दिमाग जो है वह किच 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 करने लगेगा, किचपिचा जाओगे और बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा भाषा पढ़ते समय व्यवहारिक बनिए, तब भाषा अच्छी तरह समझ में आती है। ये कोई ज़बरदस्ती नियम बना करके आपके ऊपर लादता नहीं है, ये ऐसे होता ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर, अब देखिए अ आ को इस बार छोड़ दिए और सामने कोई स्वर आ जाए, या वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, या य र ल व ह आ जाए। देखिए वहाँ कोई स्वर मैं 2 बार लिख दिया हूँ, तो एक बार मिटा दे रहा हूँ। तो और भी मिटाना पड़ेगा। तथा बाद में वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, माने अ आ को छोड़कर, एक मिनट सही था वो, को छोड़कर बाद में छोड़कर कोई स्वर हो। दरअसल यह विसर्ग के पहले वाला स्वर है, माने अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो, तथा बाद में वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह या कोई स्वर आए बाद में, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। ठीक, यानी विसर्ग अ या विसर्ग के पहले अ या न हो, यानी कोई स्वर हो, और बाद में चाहे कोई स्वर आए या वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण आए या य र ल व ह आए, तो विसर्ग का र हो जाता है। देखिए ने धन आशा, आगे स्वर आया है, विसर्ग का र हुआ, और र लगेगा बेटा यहाँ होगा तो हलंत लगा रहेगा। अब आ की मात्रा जुड़ गई उस पर, निराशा। इसी तरह ने धन उपाय, अब विसर्ग का र हुआ, उ की मात्रा लग गई, निरुपाय। दुह धन गंध दुर्गंध। ठीक, इसका बना र और आगे मात्रा नहीं है, ग है, तो इसलिए यहाँ र लिख दिया गया। ठीक है, अब निधन झर, माने यहाँ आधा जो जिसे आप कहते हैं वही र है, माने इसको इस तरह से आप समझिए,
दुर्गंध। ठीक है, अब यही र वहाँ लिख दिया जाता है। निधन झर, निर्झर चौथा वर्ण आया है, विसर्ग का र हो जाएगा, यहाँ ऊपर लिख दिया गया निझर। दरअसल सामने अगर स्वर होता है तो स्वर मिल करके उसे पूरा कर देता है, नहीं होता है तो इस तरह से ऊपर रेप का चिन्ह दे देते हैं जो र होता है। ठीक है, अब निधन विकार, निर्विकार, दो धन नीत, दुर्नीत, निधन मल, निर्मल। तब तो आप समझ गए होंगे कि नियम को रटना वास्तव में कितना कठिन है। आप इस तरह के उदाहरण अगर जानते हैं तो आपका काम हो जाएगा। हर टाइप के उदाहरण आपको मालूम होने चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नियम नंबर 7, यदि विसर्ग के पहले तथा बाद में अ हो। यहाँ ध्यान दीजिए, विसर्ग के पहले तथा बाद में, यानी पहले भी अ हो और बाद में भी अ ही आए तो क्या होगा। विसर्ग के पहले भी अ और विसर्ग के बाद भी अ। तो विसर्ग के पहले अ का मतलब अ की मात्रा रहेगा। ठीक है, और बाद में भी अ आए तो अभी पीछे आपने नियम पढ़ा कि विसर्ग के पहले विसर्ग का उ हो जाता है और विसर्ग अपने पहले वाले अ से मिलकर के ओ हो जाता है। तो पहला अ जो होगा और विसर्ग या मिलकर के तो ओ हो जाएगा, और बाद वाला जो अ आएगा उसका लोप हो जाएगा और उसके जगह लुप्ताकार चिन्ह, अवग्रह चिन्ह भी इसे कहते हैं, यह आ जाता है। ठीक, विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ हो तो विसर्ग अपने पहले वाले अ के साथ मिलकर ओ हो जाएगा और बाद वाले अ का लोप हो जाएगा और उसके स्थान पर लुप्ताकार चिन्ह हो जाएगा। जैसे प्रथमा धन अध्याय, यहाँ मैं विस्तृत बता दिया हूँ इसको। जैसे प्रथमा धन अध्याय, अब यहाँ प्रथमा में से मैं म में से अ को निकाल दिया हूँ तो प्रथम धन अ और धन अध्याय। अब यह प्रथम और अ में विसर्ग का उ हो गया और अ धन उ और धन अध्याय। ठीक, अब अ उ मिलकर ओ हो गया तो प्रथम, अब यह अ उ गुण संधि से ओ हो गया तो प्रथम धन ओ और यह धन अध्याय। अब यह वो म पर आकर इसे पूरा कर देगा, यानी प्रथमो और इस अ का जो बाद में आएगा इसका लोप हो जाएगा, इसके जगह लुप्ताकार चिन्ह लग जाएगा और यह बन जाएगा प्रथमो अध्याय। प्रथमो अध्याय ऐसे बोला जाएगा, प्रथमो अध्याय। ऐसे मन धन अभिलाषा, विसर्ग के पहले नवे अ की मात्रा है, बाद में अ है तो मनोभिलाषा। विसर्ग के पहले अ वाला अ और विसर्ग मिलकर के ओ हो गया और बाद वाले अ का लोप हो गया तो मनोभिलाषा। इसी तरह शिव धन अहम, विसर्ग के पहले व में अ की मात्रा है और बाद वाला अ है तो शिवोहम। आशा है आप इसको समझ गए। आगे बढ़ते हैं। विसर्ग के पहले अ हो तो विसर्ग के पहले अगर अ हो लेकिन बाद में अ न हो, ऊपर नियम में आपने क्या पढ़ा कि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में भी अ हो, लेकिन इसमें आप पढ़ेंगे कि विसर्ग के पहले तो अ हो लेकिन बाद में अ न हो, अ को छोड़कर कोई स्वर हो तो क्या होगा। तो यह होता है कि विसर्ग का लोप हो जाता है बस, और कुछ नहीं होता। उदाहरण से देखिए आप, जैसे अतः धन एव, विसर्ग के पहले त में अ है और बाद में क्या आ गया, अ को छोड़कर ए आ गया है, इसलिए यह हो गया अतएव, विसर्ग का लोप हो गया। ठीक, यदि ई उ के बाद विसर्ग हो, अब ई उ के बाद विसर्ग, अगला नियम चलते हैं 9वां। यदि ई उ के बाद विसर्ग हो, अब ई उ के बाद विसर्ग हो या विसर्ग के पहले ई उ हो, आप चाहे जैसे बोलें, लेकिन विसर्ग के बाद अगर र आ जाए तो क्या होगा। इस नियम को आप कायदे से देखिए, ध्यान से देखिए यह नियम कि विसर्ग के पहले ई उ की मात्रा हो और बाद में र आए। ठीक, तो ई उ का अपना दीर्घ हो जाता है, यानी ई जो है वह दीर्घ ई और उ जो है वह दीर्घ उ में बदल जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, विसर्ग के पहले ई या उ हो और बाद में र हो, ठीक, तो
ह्रस्व ई जो है वह दीर्घ ई में बदल जाएगा, जो विसर्ग के पहले वाला है, या विसर्ग के पहले ऊ है तो वह दीर्घ ऊ में बदल जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। उदाहरण से आप समझिए, जैसे नि धन र, अब विसर्ग के पहले न पे ई की मात्रा है और बाद में रव है, तो यह दीर्घ ई में बदल गया, नी विसर्ग गायब, नीरव, यह रव जुड़ गया नीरव। इसी तरह नि धन रस, विसर्ग के पहले ई की मात्रा है और बाद में र है तो दीर्घ ई बन गया ह्रस्व ई का और हो गया नी, अब विसर्ग हट गया, रस नीरस। ठीक। नि धन रोग, विसर्ग के पहले ई की मात्रा है, आगे र है तो ह्रस्व ई दीर्घ ई में बदल गया, नी बन गया और विसर्ग हट गया, नी और रोग जुड़ गया तो नीरोग। इसी तरह से विसर्ग के पहले दू है, माने द पे ऊ की मात्रा है, तो ह्रस्व और बाद में र है तो ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ में बदल गया और राज जुड़ गया, और इसका जो है ये विसर्ग का लोप हो गया तो हो गया दूराज। ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ में बदल गया, विसर्ग का लोप हो गया, राज जुड़ गया दूराज। नि धन राज, इसी तरह से यह बन गया नीरज। इस उदाहरण को आप ध्यान से देख लेना बेटा, यह आपको परेशान कर सकता है, परीक्षा में भ्रमित कर सकता है आपको। किस तरह से? जैसे आपको दे दिया नीरव, नीरव का संधि विच्छेद कीजिए, 4 विकल्प दे दिया, अब आप क्या करेंगे? और उसमें एक विकल्प दे दिया नी धन रव, आप कहेंगे यही होगा क्या? शायद यहाँ वास्तव में तो संधि हुई ही नहीं, नी है रव है, मिल गया तो क्या संधि हुई? यहाँ संधि में तो पास के वर्णों में कुछ विकार आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर आप सही जानकारी नहीं रखते तो आप भ्रमित होकर के यही करके आएंगे। और इस विकल्प पे आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, यहाँ दीर्घ ई है, यहाँ ह्रस्व ई है, इसमें विसर्ग नहीं, इसमें विसर्ग है, रव तो मिल रहा है, अब परेशान हो जाएंगे। लेकिन इस नियम को आप कायदे से तैयार रखिए। और आपने समय दिया, आपको धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।